हेलो बेटा जी, कैसे हैं आप सब लोग। होप यू बेटा बहुत अच्छे होंगे और अपने आने वाले बोर्ड एग्जाम्स के लिए बहुत जोर शोर से प्रिपरेशन कर रहे होंगे। मैं भी हमेशा सोचता हूँ कि आपके लिए बहुत अच्छी इंफॉर्मेटिव और यूजफुल वीडियोस लेकर आऊं सो दैट कि आपकी बोर्ड एग्जाम्स को लेकर जो प्रिपरेशन है वो एक अच्छे लेवल की प्रिपरेशन बन जाए। इसी सीरीज में बेटा जी मैं आज आप लोगों के लिए क्लास 12th अकाउंट्स का टर्म वन का एमसीक्यू पेपर लेकर आया हूँ, जो कि केएल इंटरनेशनल पब्लिक स्कूल का पेपर है। इस वीडियो में बेटा जी मैं आपको केएल इंटरनेशनल पब्लिक स्कूल के पेपर का सॉल्यूशन करके दिखाने वाला हूँ। इस पेपर में बेटा जी 55 क्वेश्चंस हैं और बहुत अच्छे क्वेश्चन है, और सीखने के पॉइंट ऑफ व्यू से इसमें आपको बहुत सारी चीजें मिलने वाली हैं। तो बेटा जी अगर आप ये चाहते हैं कि मैं आपके स्कूल के पेपर पर भी सॉल्यूशन वीडियो बनाऊं, तो आप अपने स्कूल का पेपर मेरे साथ शेयर कर सकते हैं मेरे व्हाट्सएप नंबर पे 8439475505। और चाहें तो आप मेरे को मेरे टेलीग्राम चैनल पर सीएमए विशाल अरोरा पर भी अपना पीडीएफ शेयर कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आपको अकाउंट से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम है या कोई डाउट्स है या कोई टॉपिक समझ में नहीं आ रहा या किसी पर्टिकुलर टॉपिक पर आप चाहते हैं कि मैं वीडियो बनाकर आपके साथ शेयर करूं, तो आप बेटा जी मेरे को व्हाट्सएप कर सकते हैं। अगर आप डेली बेसिस पे टेस्ट देना चाहते हैं या फुल सिलेबस के पेपर करना चाहते हैं, तो भी आप मेरे से कनेक्ट हो सकते हैं बेटा जी। चाहे आप मेरे व्हाट्सएप नंबर पे कनेक्ट हो जाएं या मेरे टेलीग्राम चैनल पर कनेक्ट हो जाएं। तो चलिए बेटा जी, बहुत सारी बातें हो गई हैं। आइए आज का पेपर स्टार्ट करते हैं। आज की इस वीडियो में हम करने जा रहे हैं केएल इंटरनेशनल पब्लिक स्कूल का टर्म वन का एमसीक्यू पेपर। चलिए बेटा स्टार्ट करते हैं। चलिए बेटा जी आइए केएल इंटरनेशनल पब्लिक स्कूल का टर्म वन का हम क्लास 12th का अकाउंटेंसी का पेपर सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं। हमारे पास सेक्शन ए है और फिर सेक्शन बी एंड सी है। तो चलिए बेटा जी फर्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। यहाँ पर लिखा है इन द एब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड। अगर पार्टनरशिप डीड का एब्सेंस है उस कंडीशन में प्रॉफिट एंड लॉस को बेटा जी 1:1 के रेशियो में बांटते हैं। डन। क्वेश्चन नंबर 2 है बेटा, इफ द पार्टनर कैरी ऑन बिजनेस। अगर कोई पार्टनर बिजनेस करता है और वही बिजनेस करता है जो फर्म का बिजनेस है। मान लीजिए फर्म का कपड़े का बिजनेस है और एक पार्टनर पर्सनली कपड़े का बिजनेस करता है, तो उस कंडीशन में उसने जो अपने पर्सनल बिजनेस से प्रॉफिट अर्न किया होगा वो सारा पैसा उसको फर्म को देना पड़ेगा। इसका आंसर होगा बेटा जी सी। कोई भी पार्टनर सेम जो पार्टनरशिप फर्म का बिजनेस है उस तरह का कोई पर्सनल बिजनेस नहीं कर सकता है। अगर वो इस तरह का कोई सेम बिजनेस करता है तो उस कंडीशन में वो सारा पैसा फर्म को मिलेगा उस प्रॉफिट का बेटा। तो इसका आंसर होगा सी। नेक्स्ट क्वेश्चन में डिक्रीज इन द वैल्यू ऑफ एसेट्स। अगर हमारी एसेट्स की वैल्यू डिक्रीज होती है तो ये लॉस होता है और ये रिवैल्यूएशन अकाउंट के डेबिट में आता है। नेक्स्ट नंबर पे आते हैं, रितेश एंड हितेश आर चाइल्डहुड फ्रेंड्स। रितेश एक कंसल्टेंट है और हितेश एक आर्किटेक्ट है। दोनों ने इक्वल अमाउंट कंट्रीब्यूट करके एक बिल्डिंग खरीदा था 2 करोड़ रुपए का। इसके अलावा उन्होंने ये बिल्डिंग 3 करोड़ का बेच दिया है और प्रॉफिट को इक्वली बांट दिया है। तो क्या हम कह सकते हैं कि ये पार्टनरशिप बिजनेस है? यस, हम कह सकते हैं, क्योंकि पार्टनरशिप बिजनेस करने के लिए जरूरी नहीं है कि हमारे पास कोई रिटन पार्टनरशिप डीड हो। हम ओरल एग्रीमेंट के बेसिस पे भी पार्टनरशिप बिजनेस कर सकते हैं। तो उसका आंसर है बेटा जी यस। नेक्स्ट क्वेश्चन में दिया सेक्रीफाइसिंग रेशियो इज यूज टू डैश इन द केस ऑफ एडमिशन। बेटा जी सेक्रीफाइसिंग रेशियो जो है किस चीज को डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए होता है? प्रीमियम फॉर गुडविल या फिर गुडविल? जी बेटा, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, बैलेंस इन इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड आफ्टर मीटिंग द फॉल इन द बुक वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट। अगर इन्वेस्टमेंट पे कोई लॉस हुआ है तो उस लॉस को पहले हम इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड में से माइनस करते हैं, और जो एक्स्ट्रा इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड का पैसा होता है एडमिशन के टाइम पर, वो पैसा हम ओल्ड पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। इसका आंसर है बेटा जी बी। इफ़ द न्यू पार्टनर ब्रिंग एन एडिशनल अमाउंट, वो कैपिटल के अलावा कुछ पैसा एडिशनल लेकर आता है तो उसको हम प्रीमियम फॉर गुडविल कहते हैं। बेटा आंसर है डी। ए बी पार्टनर से बेटा जी रेशियो दिया है 7:3। बेटा जी यहाँ पर ए का रेशियो दिया है 7 और बी का रेशियो दिया है बेटा जी 3। यहाँ पर लिखा है ए ने अपने शेयर का 1/7। बेटा जी ए का शेयर है 7/10, उसने अपने शेयर का 1/7 पार्ट बेटा जी 7/70 यानी शॉर्ट में 1/10 पार्ट सी को दे दिया है।
तो हमने इतना पार्ट सी को दे दिया है बेटा जी। तो ए का न्यू रेशियो कितना होगा, 7/10 माइनस 1/10 बेटा जी, इसका आंसर होगा 6/10, ये इसका न्यू रेशियो हो गया। बी का शेयर बेटा जी 3/10 है, उसने अपने शेयर का 1/3 यानी शॉर्ट करते हैं तो बेटा जी 3/30 यानी शॉर्ट में 1/10 पार्ट सी को दे दिया है बेटा जी। और बी का जो शेयर बचेगा बेटा जी वो कितना बचेगा, 3/10 माइनस 1/10 बेटा जी, आंसर हो जाएगा हमारे पास 2/10, ये इसका न्यू रेशियो हो गया। सी का शेयर ले लेते हैं बेटा जी 1/10 प्लस 1/10 बेटा जी, आंसर हो जाएगा 2/10, तो न्यू रेशियो हो जाएगा बेटा जी 6:2 बेटा जी, यहाँ पर आंसर है ए। द पोर्शन ऑफ द कैपिटल विच कैन बी कॉल्ड अप ओनली ऑन द वाइंडिंग अप, वो पैसा कैपिटल का जो हम कंपनी के लिक्विडेशन या वाइंड अप के टाइम पर मांगते हैं उसको बेटा जी रिजर्व कैपिटल बोलते हैं। यहाँ पर लिखा है ए बी सी पार्टनर्स हैं बेटा जी, हमने गारंटी दी हुई है, सी इज एडमिटेड विद ए गारंटी, सी को हमने गारंटी दी है और गारंटी किसने दी है, ए ने, कि तेरे हिस्से में 10,000 का मिनिमम प्रॉफिट आएगा। रेशियो 3:1 का है, फर्म ने 1,20,000 कमाए हैं। बेटा जी हम छोटा सा P&L एप्रोप्रिएशन बना लेते हैं, उसमें नेट प्रॉफिट लिख लेते हैं 1,20,000 रुपये का, उसको ए में, बी में, सी में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे 3/6, 2/6, 1/6, तो इसके हिस्से में 20,000 आएंगे। तो बेटा जी हमने उसको प्रॉमिस किया था कि मिनिमम तेरे हिस्से में 10,000 आएंगे, बट उसके हिस्से में 20,000 आ रहे हैं, तो उसने पूछा सी का शेयर कितना होगा, बेटा सी विल गेट 20,000। नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं, एज पर द सेक्शन ऑफ कंपनी एक्ट, जो सिक्योरिटी प्रीमियम के नाम पर पैसा मिला होता है उसको किस चीज़ के लिए यूज़ नहीं कर सकते हैं, बेटा फिक्स्ड एसेट्स को खरीदने के लिए यूज़ नहीं कर सकते, इसका आंसर है बेटा बी। 12 नंबर बेटा जी, विच ऑफ द फॉलोइंग आइटम इज नॉट डील्ड विथ थ्रू प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट, बेटा इंटरेस्ट ऑन पार्टनर का जो लोन होता है वो P&L अकाउंट के 2 में आता है, बाकी सभी तीनों चीज़ें जो पार्टनर्स को हम पे करते हैं वो एप्रोप्रिएशन होते हैं। इश्यू ऑफ शेयर एट ए प्राइस हायर देन फेस वैल्यू, अगर शेयर का प्राइस 10 रुपये है और हमने शेयर को 12 रुपये में दिया है तो वो जो 2 रुपये एक्स्ट्रा है वो सिक्योरिटी प्रीमियम होता है। यहाँ पर लिखा है कंपनी ने कि 2,000 शेयर हैं, एक शेयर 10 रुपये का है, 7 रुपीज़ कॉल्ड अप है, उसमें वो हमें 5 रुपये दे चुका है। 1,500 शेयर बेटा जी हमने 9 रुपीज़ में री इशू कर दिए। व्हाट इज़ द अमाउंट टू बी डेबिटेड टू शेयर फॉर फ्यूचर अकाउंट एट द टाइम ऑफ री इशू, बेटा जी जब हमने शेयर री इशू किए तो हमने शेयर फॉर फ्यूचर अकाउंट में कितने रुपए डेबिट किए होंगे, तो हम एंट्री से समझ लेते हैं। बेटा जी जब हम शेयर इशू करते हैं तो हम एंट्री बनाते हैं, बैंक अकाउंट डेबिट, शेयर फॉर फ्यूचर अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट, डन बेटा जी। कितने शेयर्स हैं बेटा जी, 1,500 शेयर हैं। फुल्ली पेड अप का मतलब होता है कि एक शेयर का प्राइस 10 रुपये है, तो बेटा जी यहाँ पर आएगा 15,000। हमने ये 1,500 शेयर 9 रुपये के बेचे हैं, तो बेटा जी यहाँ पर आ जाएगा हमारे पास 13,500। यहाँ पर 1,500 मल्टीप्लाई बेटा जी 1 रुपीज़, यहाँ पर लॉस होगा 1,500 को। टीचर ने पूछा शेयर फॉर फ्यूचर री इशू के टाइम पर कितने से डेबिट होगा, तो आंसर होगा बेटा जी बी। जी बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, एक जो न्यू पार्टनर एडमिट होता है उसका राइट टू शेयर एसेट्स ऑफ द फर्म, फर्म की एसेट्स को शेयर करने का राइट होता है। राइट टू शेयर फ्यूचर प्रॉफिट ऑफ द फर्म, बोथ ए एंड बी। बेटा जी जब कोई नया पार्टनर एडमिट होता है तो वो नया पार्टनर एडमिट होने के बाद जो फ्यूचर प्रॉफिट होता है उसमें उसको शेयर लेने का राइट होता है, तो बेटा इसका आंसर है बी। वैसे देखा जाए तो उसको जो फ्यूचर में एसेट्स होंगी उसमें राइट होगा, लेकिन पुरानी एसेट्स में नहीं होगा। अगर हम एक्यूरेसी की बात करें तो इसका आंसर बी होगा। मिनिमम सब्सक्रिप्शन, मान लीजिए बेटा जी एक कंपनी ने 10,000 शेयर इशू किए हैं, 10,000 शेयर इशू किए 10 रुपीज़ वाले, तो बेटा जी कंपनी के पास एटलीस्ट 90% यानी 9,000 एप्लीकेशन आना कंपलसरी है। अगर कंपनी के पास 8,500 एप्लीकेशन आई है तो ये कंपनी शेयर इशू नहीं कर सकती है। 8,900 एप्लीकेशन आई है तो कंपनी शेयर इशू नहीं कर सकती है। 9,000 या 9,000 से ज़्यादा एप्लीकेशन आई है तभी कंपनी शेयर इशू कर सकती है। तो मिनिमम सब्सक्रिप्शन की कंडीशन सेबी की गाइडलाइंस के हिसाब से 90% है। जितने शेयर इशू किए हैं उसका 90% एप्लीकेशन आना मस्ट होता है। एक पार्टनरशिप फर्म है जिसका डिवाइजेबल प्रॉफिट 5 लाख का है। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पार्टनर को 3 लाख का दिया है। इंटरेस्ट ऑन लोन हमने 50,000 का पार्टनर को दिया है। जो प्रॉफिट है बेटा जी वो 5:3 के रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट होना है। इसमें सीक्वेंस बताना है कि सबसे पहले क्या होगा। सबसे पहले तो बेटा जी हम इंटरेस्ट ऑन लोन पे करेंगे पार्टनर को,
नंबर वन। दूसरे नंबर पे जो भी प्रॉफिट निकलेगा उस प्रॉफिट को हम पी एंड एल एप्रोप्रिएशन अकाउंट में ट्रांसफ़र करेंगे, 2 स्टेप। उसके बाद उस प्रॉफिट में से हम इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देंगे, फिर जो प्रॉफिट बचेगा उसे पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। तो यहाँ पर बेटा जी 2 नंबर का स्टेप पहले आएगा, फिर 3 नंबर का स्टेप आएगा, फिर 4 नंबर का स्टेप आएगा, और फिर बेटा जी ये लास्ट वाला स्टेप आएगा। तो बेटा जी 2 नंबर, 2 नंबर, फिर 3 नंबर, फिर 4 नंबर और फिर 1 नंबर। तो इसका करेक्ट सीक्वेंस है बेटा जी सी। यहाँ पर दिया हुआ है बेटा जी, इफ़ अगर एक पार्टनर ने हर महीने के लास्ट डे में पैसे विड्रॉ किए, लास्ट डे में, और 10% के रेट से इंटरेस्ट चार्ज हुआ है और उसका इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग 2750 है, तो ड्राइंग की अमाउंट बताइए कितनी होगी। बेटा जी इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग IOD का फार्मूला क्या होता है, ड्राइंग बेटा जी इंटू रेट अपॉन 100 इंटू बेटा जी 5.5/12, क्योंकि हर महीने के लास्ट में विड्रॉ करता है तो ये रहने वाला है। अब बेटा जी यहाँ पर ड्राइंग तो मुझे निकाल कर दिखानी है क्वेश्चन में। रेट मुझको 10/100 का दिया है, 5/5.5/12 हो गया, 2750 दिया है। अगर मैं इसको सॉल्व करता हूँ तो बेटा जी 2750 ये वाला 100 मल्टीप्लाई में आ जाएगा, और ये वाला जो 10 है बेटा जी ये अपॉन में आ जाएगा। ऐसे ही ये वाला 12 ऊपर मल्टीप्लाई में जाएगा और नीचे 5.5 आएगा। अगर मैं इसको सॉल्व करता हूँ तो बेटा जी टोटल ड्राइंग 60,000 की आ रही है, डिवाइड बाय 12 करूँ तो 5,000 पर मंथ उसने विड्रॉ किए हैं। तो इसका आंसर होने वाला है बेटा जी डी। जी बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। यहाँ पर लिखा है 2000 शेयर से 10 रुपये का एक है, 20% का प्रीमियम है। हमारा एक शेयर 10 रुपये का है और 2 रुपये का प्रीमियम है। क्वेश्चन में लिखा है प्रीमियम अलॉटमेंट के टाइम पर मांगा है। पब्लिक ने सिर्फ 8 रुपये मांगे हैं, कंपनी ने 8 रुपये मांगे हैं और 2 रुपये का प्रीमियम अलग से है। इसके अलावा इसने कहा है कंपनी ने 4 रुपये अलॉटमेंट पे रिसीव नहीं किए, यानी अलॉटमेंट पे हमें 4 रुपये नहीं मिले हैं, 2 रुपये शेयर के और 2 रुपये प्रीमियम के। और फर्स्ट कॉल पे भी 2 रुपये नहीं मिले, फर्स्ट कॉल पे भी 2 रुपये नहीं मिले। तो बेटा जी इसका मतलब ये हुआ कि प्रीमियम तो यहाँ पर नहीं मिला है। 8 रुपये में से 2 रुपये अलॉटमेंट पे नहीं मिले, 2 रुपये फर्स्ट कॉल पे नहीं मिले, तो कितने पैसे मिल चुके हैं बेटा जी शेयर फॉर फ्यूचर के टाइम पर? 4 रुपये मिल चुके हैं। तो बेटा जी कितने शेयर्स हैं? 2000 शेयर्स हैं। 2000 शेयर्स पर मुझे 4 रुपये मिल चुके हैं, इसका मतलब मुझे बेटा पब्लिक से 8,000 रुपये मिल चुके हैं। तो यहाँ पर टीचर ने पूछा है कि शेयर फॉर फ्यूचर अकाउंट में कितने अमाउंट क्रेडिट होगी। बेटा जो पैसा हमें एट द टाइम ऑफ शेयर फॉर फ्यूचर रिसीव हुआ हो चुका होता है उसको हम शेयर फॉर फ्यूचर अकाउंट में क्रेडिट करते हैं। इसका आंसर है बेटा बी। यहाँ पर क्वेश्चन में बेटा जी हमको दिया हुआ है ABC पार्टनर्स है, रेशो दिया है 4:3 का। डी जो है नया पार्टनर है 2/9 पार्ट के लिए 30,000 रुपये कैपिटल लेकर आया है। इसके अलावा 3:2 का रेशो दिया हुआ है, न्यू रेशो। गुडविल जो भी नया पार्टनर लाएगा वो किस रेशो में ओल्ड पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट होगी? बेटा सेक्रीफाइसिंग रेशो में निकाल सकते हैं ABCD। ओल्ड रेशो 4:3:2 बेटा जी न्यू रेशो है 3:2 और 2। दोनों का डिनोमिनेशन बराबर है तो हमारे लिए तो क्वेश्चन बहुत इजी है। डिनोमिनेशन बराबर है, हम शॉर्टकट ट्रिक लगा के सॉल्व कर रहे हैं। तो 4 में से 3 गए 1, 3 में से 2 गए 1, 0। तो बेटा जी केवल प्रीमियम A और B में डिस्ट्रीब्यूट होगा, वो भी इक्वली। इसका आंसर है बेटा जी सी। नेक्स्ट क्वेश्चन में लिखा है एक कंपनी ने 6,000 शेयर्स इशू किए हैं, 10 रुपये हमने कॉल किए हैं, एप्लीकेशन पे 3 रुपये मांगे हैं। बेटा जी एप्लीकेशन पे हमने 3 रुपये मांगे हैं, अलॉटमेंट पे हमने पब्लिक से 3 रुपये मांगे हैं, फर्स्ट कॉल पे बेटा जी हमने 2 रुपये मांगे हैं, और फाइनल कॉल पे बेटा जी हमने 2 रुपये मांगे हैं। यहाँ पर लिखा है कि 6,000 शेयर हैं, तो बेटा जी मुझे एप्लीकेशन पे कितने पैसे इकट्ठे करने हैं? पब्लिक से 18,000, अलॉटमेंट पे 18,000, फर्स्ट कॉल पे 12,000, सेकंड कॉल पे 12,000। ये मुझे पब्लिक से इकट्ठे करने हैं। एक इंसान जिसके पास 100 शेयर्स थे उसने अपना पूरा पैसा अलॉटमेंट के साथ दे दिया, तो इट मीन्स उसने जो पैसे फर्स्ट कॉल पे देने थे, जो पैसे फाइनल कॉल पे देने थे, वो उसने मुझे अलॉटमेंट की इंस्टॉलमेंट के साथ दे दिए। तो बेटा जी अलॉटमेंट पे टोटल कितने पैसे मिले? 18,400। इसका आंसर है बेटा जी सी। इस क्वेश्चन में टीचर ने हमको प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के अकॉर्डिंग दिया हुआ है नेट प्रॉफिट 4,20,000 का है। बेटा जी नेट प्रॉफिट को हम P&L अकाउंट के बाई साइड में लिख लेते हैं, P&L एप्रोप्रिएशन के। सैलरी जो हमें पार्टनर को देनी है वो 5,000 रुपये पर मंथ देनी है, तो बेटा जी सैलरी कितनी हो गई? 60,000 रुपये की।
कमीशन कितना देना है बेटा जी 10,000 रुपये का। इसके अलावा क्वेश्चन में बेटा जी इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग है वो बाई साइड में लिखते हैं, वो 4,000 का है। अगर मैं इसमें से इसे घटाऊंगा तो बेटा जी नेट डिवाइजेबल प्रॉफिट कितना होगा, 3,54,000 आंसर होगा। तो बेटा जी इसका आंसर है ए। क्वेश्चन नंबर 23 में आते हैं बेटा। ए बी सी पार्टनर से 4:3 का रेशियो है। उन्होंने अपना डिसाइड किया कि उनका रेशियो जो है इक्वली हो गया, यानी ये चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो वाले चैप्टर का क्वेश्चन है। ए बी सी ओल्ड रेशियो बेटा जी 4:3 है। इसके अलावा इसमें दिया हुआ है कि ओल्ड रेशियो 4:3 है, तो हमारे पास टोटल हो गया 9। न्यू रेशियो 1:1:1 है बेटा जी, तो टोटल हो गया 3। डिनोमिनेशन इक्वल करने के लिए बेटा 3 से इंटू करेंगे तो 3 3 और 3। बेटा जी यहाँ पर हमारे पास आएगा 1/9, ये 0 हो गया, और ये 1/9 ये माइनस में आ रहा है। माइनस वाला गेनर होता है, प्लस वाला सेक्रीफाइजर होता है। इसको क्रेडिट करेंगे, इसको डेबिट करेंगे। 10,800 रुपये है बेटा जी, इसको बांटेंगे तो ये 1,200 रुपये से क्रेडिट होगा, ये 1,200 से डेबिट होगा, तो C/A एंट्री बनेगी 1,200 रुपये से। डन। तो यहाँ पर बेटा जी ए क्रेडिट होगा, ए क्रेडिट होगा और सी डेबिट होगा। इसका आंसर है बेटा जी डी। जी बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। 150 शेयर्स हैं, 10 रुपये का एक है, 4 रुपये का प्रीमियम है। सॉरी, विद अलॉटमेंट, पेबल विद अलॉटमेंट। जो 4 रुपये का प्रीमियम है वो अलॉटमेंट के साथ है। उसने अलॉटमेंट के इंस्टॉलमेंट पे 8 रुपये नहीं दिए हैं, 4 रुपये शेयर्स के और 4 रुपये प्रीमियम के नहीं दिए। फर्स्ट और फाइनल कॉल पे उसने 4 रुपये नहीं दिए। उसने फॉरफिटेड शेयर 15 रुपीज़ के रेट पर री इशू कर दिए। टीचर ने पूछा है जब हम शेयर फॉरफिट करेंगे तो सिक्योरिटी प्रीमियम को कितने से डेबिट करेंगे। बेटा जी 150 शेयर है, उसने 4 रुपये का प्रीमियम नहीं दिया है, तो इट मीन्स बेटा जी 600 रुपये से सिक्योरिटी प्रीमियम फॉरफीचर की एंट्री में डेबिट होगा। तो इसका आंसर है बेटा जी सी। यहाँ पर टीचर ने दिया है PQ पार्टनर्स हैं और रेशियो 1:2 का है। आर जो कि उनके यहाँ मैनेजर था, उसको सैलरी कितनी मिलती है, 1,20,000 की। तो बेटा जी आर की जो सैलरी है वो 1,20,000 रुपये की, ये आप याद रखिएगा। क्वेश्चन में लिखा है उसको हम 10% का कमीशन देंगे आफ्टर चार्जिंग सैलरी एंड सच कमीशन, यानी हमें 10% कमीशन निकालना है उस प्रॉफिट का जिसमें से हमने उसकी सैलरी और कमीशन दोनों घटाया हुआ हो। टोटल रेमुनेशन आर को हमने टोटल कितना पैसा दिया, 1,80,000। हमने आर को टोटल 1,80,000 रुपये दिए हैं, उसमें से 60,000, 1,20,000 सैलरी के, तो बेटा कमीशन के कितने पैसे दिए होंगे, 60,000। 60,000 रुपये हमने उसे कमीशन के दिए। टीचर चाहता है कि आप प्रॉफिट निकालो बिफोर सैलरी एंड कमीशन। बेटा जी हमने उसको कमीशन दिया है 60,000 का। कमीशन निकालने का शॉर्टकट ट्रिक बताएं। बेटा जी कमीशन निकालने का फार्मूला होता है प्रॉफिट आफ्टर सैलरी इनटू रेट अपॉन 100 प्लस रेट, क्योंकि आफ्टर चार्जिंग का कंसेप्ट लग रहा है। तो कमीशन हमारा कितना निकला, 60,000। अगर आपको नहीं समझ में आया, टोटल आर को हमने 1,80,000 दिए, 1,20,000 सैलरी है, तो बेटा कमीशन कितना हो गया, 60,000। मुझे प्रॉफिट आफ्टर सैलरी निकालना है कि सैलरी घटाने के बाद कितना था, 10% अपॉन 110, क्योंकि रेट अपॉन 100 प्लस रेट है। 0 से 0 कैंसिल हो गया। अगर मैं 11 का मल्टीप्लाई 60,000 से करूं तो प्रॉफिट आफ्टर सैलरी कितना निकलेगा बेटा जी, 6,60,000 निकलेगा। और अगर मैं इसमें सैलरी प्लस कर दूं तो प्रॉफिट बिफोर सैलरी कितना होगा बेटा जी, प्रॉफिट बिफोर सैलरी होगा 7,80,000 रुपीज़ का। तो इसका आंसर बेटा जी यहाँ पर 7,80,000 रुपीज़ आएगा, सी। फिक्स कैपिटल अकाउंट में, फिक्स कैपिटल अकाउंट का कभी भी डेबिट बैलेंस नहीं होता। यस बेटा जी, फिक्स कैपिटल अकाउंट को या तो क्रेडिट बैलेंस होगा या जीरो बैलेंस होगा। चाहे पार्टनर ने रेगुलर बेसिस पे ड्राइंग ही क्यों ना किया हो, पैसा विड्रॉ ही क्यों ना किया हो, चाहे फर्म को लॉस ही क्यों ना हुआ हो, तब भी पार्टनर का जो फिक्स कैपिटल अकाउंट है उसका कभी भी डेबिट बैलेंस नहीं आएगा। ये स्टेटमेंट बिल्कुल ठीक है। जो कैपिटल अकाउंट फिक्स होते हैं उस कंडीशन में जो लॉसेस होते हैं वो पार्टनर्स करंट अकाउंट में लिखते हैं। ये बिल्कुल परफेक्ट एक्सप्लेनेशन है। इसका आंसर है बेटा जी ए। जी बेटा एवरेज प्रॉफिट जो है फर्म का 75,000 का है, विच इंक्लूड अंडर वैल्यूएशन ऑफ स्टॉक।
हमने जो स्टॉक है वो 5,000 रुपये से एवरेज बेसिस पे कम शो किया हुआ है, यानी हर साल का जो स्टॉक है वो हमारा 5,000 कम है। आप याद करो 11th में आप जब ट्रेडिंग पेंडल अकाउंट बनाते थे तो बाई साइड में सेल लिखते थे और बाई साइड में क्लोजिंग स्टॉक लिखते थे। हम क्लोजिंग स्टॉक के बेटा इनकम की तरह ट्रीट करते हैं, और मैंने 5,000 का स्टॉक कम शो किया हुआ है तो मैं स्टॉक को प्लस करूंगा तो हमारा प्रॉफिट बढ़ जाएगा। तो मेरा इस क्वेश्चन में एवरेज प्रॉफिट होने वाला है बेटा जी 80,000 का। नॉर्मल प्रॉफिट कैसे निकलेगा, 7 लाख की कैपिटल है उसका 7% निकालूंगा तो बेटा जी नॉर्मल प्रॉफिट निकल कर आएगा 49,000 का। सुपर प्रॉफिट का फार्मूला क्या है, एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट। तो बेटा जी 31,000 रुपये क्या आ जाएगा, सुपर प्रॉफिट आ जाएगा। सुपर प्रॉफिट में नंबर ऑफ ईयर परचेज 5 दिए हैं क्वेश्चन में, तो बेटा जी गुडविल निकल कर आएगी 1,55,000 की। इसका आंसर होगा बेटा जी ए। नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं। हमने 5,000 शेयर इशू किए हैं, 100 रुपीज़ का एक है। एप्लीकेशन के टाइम पर हमने पब्लिक से 40 रुपीज़ कॉल किया है, अलॉटमेंट के टाइम पर 50 रुपीज़, फर्स्ट कॉल के टाइम पर 10 रुपीज़ कॉल किए हैं। 5,000 हमने शेयर इशू किए हैं, तो बेटा जी मुझे यहाँ पर एप्लीकेशन पे पब्लिक से टोटल 2 लाख, अलॉटमेंट पे टोटल 2,50,000 और फर्स्ट कॉल पे टोटल 50,000 कलेक्ट करने हैं। क्वेश्चन में यहाँ पर लिखा है 8,000 एप्लीकेशन आई हैं, तो बेटा जी हर एप्लीकेशन के साथ हमारे पास 40 रुपीज़ आए हैं, तो 3,20,000 आ गए हैं। कितने रुपए एक्स्ट्रा आए हैं, 1,20,000 रुपये। हमने प्रोराटा बेसिस पे शेयर दिए, तो प्रोराटा बेसिस पे जब हम शेयर देते हैं तो एक्स्ट्रा मनी को नेक्स्ट कॉल पे एडजस्ट कर देते हैं। अब यहाँ पर टीचर ने पूछा है अलॉटमेंट पे आपको कितने पैसे रिसीव हुए, तो आंसर होगा 1,30,000। इसका आंसर है बेटा जी सी। जी बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं 29 नंबर। एक कंपनी है कैन गिव डिस्काउंट ऑन री इशू ऑफ फॉरफिटेड शेयर। कंपनी जो है फॉरफिटेड किए हुए शेयर को जब री इशू करती है तो वो डिस्काउंट पर री इशू कर सकती है। हाँ बेटा कर सकती है, और वो उतना ही डिस्काउंट देगी जितना ऑलरेडी अमाउंट रिसीव हो चुका है। ये बिल्कुल ठीक पॉइंट है बेटा जी। इट इज़ द कंसेप्ट ऑफ मैक्सिमम परमिसेबल डिस्काउंट। यहाँ पर हम मैक्सिमम परमिसेबल डिस्काउंट कर सकते हैं, हम उतना ही डिस्काउंट दे सकते हैं जितनी अमाउंट से हमारा शेयर का फेस वैल्यू सिक्योर हो सकता है। मैं आपको इसको समझाने की कोशिश करता हूँ बेटा जी। मान लीजिए एक शेयर 10 रुपये का है, एक शेयर 10 का है और वो बंदा हमें 7 रुपये दे चुका है और उसने हमको 3 रुपये नहीं दिए हैं। अब बेटा जी एज ए कंपनी का डायरेक्टर होने के नाते मुझे उस शेयर पे 10 रुपये इकट्ठे करने हैं। मुझे ऑलरेडी बेटा जी 7 रुपये मिल चुके हैं, तो मैं री इशू के टाइम पर मुझे एटलीस्ट री इशू जब मैं करूँगा तो मुझे मिनिमम किस प्राइस पर शेयर को बेचना पड़ेगा, मुझे मिनिमम 3 रुपये पे बेचना पड़ेगा, क्योंकि 7 रुपये पहले मिल चुके हैं, 3 रुपये मुझे और चाहिए सो दैट कि मेरे 10 रुपये हो जाएं। तो अगर मैं 7 वाला शेयर मुझे मिल चुके हैं और यहाँ पर लिखा है कि मैं मिनिमम इसे 3 पर बेचूंगा ताकि मेरे 10 हो जाए, तो उस कंडीशन में मैं मैक्सिमम डिस्काउंट कितने का दे सकता हूँ, 7 रुपये का। तो यानी जितने पैसे रिसीव हो चुके हैं उतने का ही मैक्सिमम डिस्काउंट दे सकता हूँ। ये पहले पॉइंट में लिखा हुआ है जी बेटा। इट इज़ द कंसेप्ट ऑफ मैक्सिमम परमिसेबल डिस्काउंट। कंपनी ऑलवेज ट्राइज टू सिक्योर द फेस वैल्यू। मेरे को 7 रुपये बेटा जी मिल चुके हैं और मेरे को पूरे 10 करने, तो मैं 3 रुपये मिनिमम प्राइस पे बेचूंगा और 7 रुपये का मैक्सिमम डिस्काउंट दूंगा ताकि मेरे 10 रुपये हो जाएं। और एक कंपनी डिस्काउंट पर फॉरफिटेड शेयर्स को इशू कर सकती है। हाँ जी बेटा कर सकती है, और वो उतना ही डिस्काउंट देगी जितना पैसा उसे ऑलरेडी मिल चुका है, तो यानी 7 रुपये का डिस्काउंट देगी। दोनों बेटा बोथ असर्शन एंड रीजंस आर ट्रू हैं जी बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन में दिया है गुडविल इज द गुड नेम ऑफ रेपुटेशन ऑफ द बिजनेस विच ब्रिंग बेनिफिट टू द बिजनेस। बिल्कुल ठीक है। गुडविल एक इंटेंजिबल एसेट्स होती है जिसकी कोई फिजिकल एग्जिस्टेंस नहीं होती। दोनों स्टेटमेंट ठीक है, लेकिन ये इसका प्रॉपर एक्सप्लेनेशन नहीं है बेटा जी। दोनों स्टेटमेंट ठीक है बट एक्सप्लेनेशन नहीं है। इसका आंसर है बी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं बेटा। इस क्वेश्चन में दिया है ए बी सी पार्टनर्स हैं, रेशो 1:3 है। ये चेंज इन रेशो वाले चैप्टर का क्वेश्चन है। ए बी सी हैं, उनका रेशो 1:3, डिनोमिनेशन 6 है। न्यू रेशो उन्होंने डिसाइड किया इक्वली रखेंगे, तो ये ओल्ड रेशो हो गया। न्यू रेशो सेक्रीफाइसिंग रेशो निकालना तो आप जानते हो ना बेटा जी, डिनोमिनेशन 2 से मल्टीप्लाई करो तो 2 2 2। यहाँ पे 1/6 पार्ट से गेनर है और ये डेबिट होगा। ये 1/6 पार्ट से सेक्रीफाइजर है और ये क्रेडिट होगा। डन बेटा जी। अब यहाँ पर हमको दिया हुआ है कि हमको क्वेश्चन में P&L का क्रेडिट बैलेंस 1,20,000 है, जनरल रिजर्व 1,80,000 है। टीचर चाहता है कि आप एक एडजस्टमेंट एंट्री रिकॉर्ड कर दीजिए। दोनों को जोड़ लेते हैं, दोनों का प्रॉफिट हो गया 3 लाख। 3 लाख का 1/6 निकालेंगे तो बेटा जी ए तो 50,000 से डेबिट हो जाएगा।
और सी 50,000 से क्रेडिट हो जाएगा। तो अब हम देखते हैं कि कहाँ पर ए डेबिट हो रहा है ए डेबिट हो रहा है और सी क्रेडिट हो रहा है। यहाँ पे बी लिखा है, ए डेबिट हो रहा है, सी क्रेडिट हो रहा है, इसका आंसर है बेटा जी सी। जी बेटा, इन केस ऑफ एडमिशन ऑफ ए पार्टनर अनरिकॉर्डेड इन्वेस्टमेंट के लिए क्या एंट्री पड़ेगी? बेटा अनरिकॉर्डेड इन्वेस्टमेंट को बुक्स में शो करेंगे तो फ़ायदा हो जाएगा फर्म को। फ़ायदा होगा तो बेटा जी रिवैल्यूएशन अकाउंट क्रेडिट होगा। और अगर एसेट्स की वैल्यू इंक्रीज होती है तो आप जानते हैं एसेट्स को हमेशा डेबिट करेंगे। तो हम यहाँ पर इन्वेस्टमेंट को तो डेबिट करेंगे और रिवैल्यूएशन को क्रेडिट करेंगे क्योंकि प्रॉफिट हो रहा है। तो यहाँ पर बेटा जी इन्वेस्टमेंट डेबिट होंगे और रिवैल्यूएशन अकाउंट क्रेडिट होगा, इसका आंसर है सी। यहाँ पर लिखा है एक नया पार्टनर अगर प्रीमियम का पैसा कैश में लेकर नहीं आता है तो हम एंट्री बनाते हैं सीज करंट अकाउंट डेबिट टू ए टू बी, सेक्रीफाइसिंग रेशियो में उसको डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, करंट अकाउंट को डेबिट करेंगे। ए बी पार्टनर्स हैं, उन्होंने एग्रीमेंट नहीं किया, एक पार्टनर ने 50,000 का लोन दिया है। ए हैज़ गिवन ए लोन 50,000 टू द फर्म। अगर एक पार्टनर ने फर्म को लोन दिया है यानी हमने पार्टनर से लोन लिया है तो उस कंडीशन में इंटरेस्ट का रेट क्या रहेगा बेटा जी? 6% पर एनम रहेगा। 35 नंबर में लिखा है एक्स वाई पार्टनर्स है, रेशियो 5:3 का है। जेड जो है नया पार्टनर है, 1/5 के लिए एंट्री कर रहा है और उसने अपना शेयर दोनों पार्टनर से इक्वली लिया है। तो जेड जो प्रीमियम लेकर आया है वो दोनों पार्टनर्स को इक्वल रेशियो में बांटेंगे बेटा जी, सेक्रीफाइसिंग रेशियो में बांटते हैं। आंसर होगा बेटा जी ए। यहाँ पर लिखा है नेक्स्ट 36 नंबर के क्वेश्चन में कि अगर एब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड, अगर पार्टनरशिप डीड नहीं है और कोई स्लीपिंग पार्टनर है, स्लीपिंग पार्टनर मतलब बेटा इनएक्टिव पार्टनर जो फर्म में पैसा लगाने के बाद कभी कभी विजिट करता है यानी वर्किंग नहीं करता है, उसने 75% टोटल कैपिटल का कंट्रीब्यूट किया है तो उसे प्रॉफिट में 75% हिस्सा मिलेगा। आप जानते हैं बेटा एब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड में प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो को लेकर डिस्प्यूट है तो 1:1 का रेशियो रहता है। स्लीपिंग पार्टनर के एब्सेंस में अगर पार्टनरशिप डीड नहीं है तो स्लीपिंग पार्टनर को इक्वल शेयर मिलेगा। यहाँ पे आर तो बिल्कुल ठीक है लेकिन ए फॉल्स है तो इसका आंसर है बेटा जी डी। जी बेटा आइएगा, यहाँ पर हमारे पास सेक्शन 3 स्टार्ट होता है। 37 से 41 तक के क्वेश्चन है जिसमें 37, 38, 39 ये 3 क्वेश्चन जो हैं इस केस स्टडी पर बेस्ड हैं। चलिए समझते हैं और सॉल्व करते हैं। मुरारी और वोहरा दो पार्टनर्स हैं, उनकी कैपिटल 1,20,000 और 1,60,000 है। 1 अप्रैल 2010 को उन्होंने यादव को अपने यहाँ पार्टनर बनाया 1/4 शेयर के लिए। इसके अलावा वो 2 लाख रुपए की कैपिटल लेकर आया और जो प्रीमियम है वो कैश में लेकर आएगा। टोटल गुडविल है 3,60,000 की। बेटा जी 3,60,000 की टोटल गुडविल है, नए पार्टनर का शेयर निकालते हैं तो वो प्रीमियम निकल कर आएगा 90,000 का। ऐसे में हमें क्वेश्चन में पार्टनर्स का ओल्ड रेशियो नहीं दिया है। अगर मैं मुरारी और वोहरा का ओल्ड रेशियो नहीं दिया तो 1:1 मानूंगा। नए पार्टनर का शेयर जो है यादव, उसका शेयर है 1/4 का। अगर मुझे न्यू रेशियो निकालना हो तो बेटा अगर 1/4 यादव लेगा तो रेस्ट कितना बचेगा? सर रेस्ट बचेगा 1 - 1/4, कितना बचेगा? 3/4। किसके लिए बचेगा? सर मुरारी और वोहरा के लिए बचेगा। डन। अब क्या करें? सर मुरारी 3/4 में उसका शेयर होगा 1/2, तो ऐसे में इसका आंसर होगा 3/8। वोहरा 3/4 इंटू 1/2 यानी 3/8। और जो नया पार्टनर है यादव 1/4 उसका शेयर है, डिनोमिनेशन बराबर करने के लिए 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं 2/8, तो 3, 3, 2। इसके पहले एमसीक्यू में ये पूछा था कि नए रेशियो क्या होगा तो आंसर आएगा डी। सॉरी है, गुडविल दिए हुए 3,60,000 का, क्वेश्चन में क्रेडिटर दिए हुए 60,000 के, इसके अलावा बैंक ओवरड्राफ्ट दिया है 15,000 का। उसके नेक्स्ट हमको क्वेश्चन में स्टॉक दिए हैं, डेटर दिए हैं, प्लांट दिया हुआ है, बिल्डिंग दिया हुआ है। नीचे कुछ रिवैल्यूएशन से रिलेटेड एडजस्टमेंट हैं तो मैं यहाँ पर आपको समझाने के लिए छोटा सा रिवैल्यूएशन अकाउंट बना लेता हूँ। डन। क्वेश्चन में स्टॉक दिया है 10,000 का, 2,000 से डेप्रिसिएट हो गया। अगर स्टॉक की वैल्यू कम होगी तो ये लॉस है, मैं रिवैल्यूएशन के 2 में लिख देता हूँ। ये नेक्स्ट दिया हुआ है डेटर दिए हैं 40,000 के, इसमें लिखा हुआ है डेटर 40,000 के हैं कि 5,000 रुपये के तो बेड डेट्स हो चुके, 5,000 के बेड डेट्स हो चुके हैं और जो बचे हैं उस पर 5% का प्रोविजन करना है। तो बेटा जी अब ये कैसे करेंगे? डेटर बेटा जी 40,000 रुपये के हैं, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ। 5,000 रुपये के तो कंफर्म बेड डेट्स हैं वो माइनस कर देते हैं 35,000 और उसमें 5% का प्रोविज़न करूँगा तो बेटा जी 1,750 का प्रोविज़न हो जाएगा। तो ऐसे में अगर मैं इसको करूँगा तो यहाँ पे लिखूँगा बेड डेट्स का लॉस कितना हुआ है डेटर पे 5,000 का,
और जो प्रोविज़न मैं बनाऊंगा डाउटफुल डेट्स के लिए बेटा जी वो बनेगा मेरे पास 1750 का। क्वेश्चन में आगे दिया हुआ है प्लांट 80,000 का है, 80% हो गया उसका वैल्यू, यानी 20% से प्लांट की वैल्यू कम हो गई है। तो प्लांट की वैल्यू पर बेटा जी मुझे 16,000 रुपये का लॉस हुआ है। बिल्डिंग 2 लाख की है, लिखा है कि 25% से वैल्यू इंक्रीज़ हो गई है, तो बिल्डिंग की वैल्यू 50,000 इंक्रीज़ हो गई है। और कोई एडजस्टमेंट नहीं है इसमें से, मैं इन सबको घटा देता हूँ। 251750 16,000, तो रिवैल्यूएशन प्रॉफिट निकल कर आएगा 25,250। तो बेटा जी ये प्रॉफिट निकल कर आ रहा है, इसका आंसर है ए। लास्ट में लिखा नया पार्टनर गुडविल में कितना शेयर लेकर आएगा, बेटा जी टोटल गुडविल में उसका शेयर 1/4 है, तो वो 90,000 लेकर आएगा, इसका आंसर होगा बेटा बी। जी बेटा, हमारे पास नेक्स्ट केस स्टडी है 40 और 41 नंबर के जो एमसीक्यू हैं वो इस केस स्टडी पर बेस्ड है। हिमालय कंपनी है जिसने 1,20,000 शेयर इशू किए हैं, 10 रुपीज़ का एक है, 2 रुपीज़ का प्रीमियम है, एप्लीकेशन पे 3। आप लोगों के वर्किंग नोट बनाने का तरीका अलग हो सकता है, बट आप अपने तरीके से समझ सकते हैं। मैं सिंपली बात नोट कर रहा हूँ। एप्लीकेशन पे 3 है, अलॉटमेंट पे 3 + 2 है, फर्स्ट कॉल पे बेटा जी 2 रुपीज़ हैं, और सेकेंड कॉल यानी फाइनल कॉल पे 2 रुपीज़ हैं। यहाँ पर हमने 1,20,000 शेयर इशू किए हैं जिसका हमें पैसा पब्लिक से लेना है। 1,60,000 एप्लीकेशन आई है, प्रोराटा बेसिस पे हमने पैसा एडजस्ट कर दिया है। नेक्स्ट कॉल पे बेटा जी डन। एक पर्सन जिसको 4,800 शेयर्स दिए थे उसने ये दोनों इंस्टॉलमेंट नहीं दिए, यानी ये और ये 2 इंस्टॉलमेंट नहीं दिए, यानी वो एप्लीकेशन पे 3 रुपये दे चुका है, अलॉटमेंट पे 5 रुपये दे चुका है। लेकिन आप जानते हो कि प्रीमियम का पैसा मिल जाता है तो फॉर फीचर की कैलकुलेशन में नहीं लेते हैं, तो वो 3 और 3 रुपये दे चुका है। प्रीमियम का जो पैसा मिला है वो मैंने प्रीमियम के अकाउंट में क्रेडिट कर दिया है। ये 2 इंस्टॉलमेंट नहीं दी हैं। क्वेश्चन में लिखा है कि ये शेयर हमने फॉरफिट कर दिए हैं और 7 रुपीज़ में री इशू कर दिए हैं। टीचर ने पूछा है कैपिटल रिजर्व का आंसर बताओ। बेटा मैं कैपिटल रिजर्व के लिए एक शॉर्टकट ट्रिक सिखाता हूँ अपने स्टूडेंट को, वही ट्रिक मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। री इशू गेन माइनस लॉस। अब अगर आप पहली बार पढ़ रहे हैं तो भी आपको समझ में आ जाएगा। री इशू में बेटा मैं वो लिखता हूँ जितने शेयर मैंने दोबारा बेचे हैं। मैंने कितने शेयर फॉरफिट किए थे 4,800, ये सारे शेयर मैंने बेच दिए। तो जितने शेयर आपने री इशू किए वो 4,800 यहाँ पर लिख दिया। गेन फॉर फ्यूचर के टाइम पर हमें जितने पैसे मिल चुके हैं, 3 और 3 कितने रुपीस मिल चुके हैं बेटा जी 6। लॉस कितना हुआ है, हमने 10 वाले शेयर को 7 में बेचा है, 10 वाले शेयर को 7 में बेचा, तो लॉस कितना हुआ बेटा जी 3 का। तो 3 की मल्टीप्लाई इसमें करेंगे तो बेटा जी मेरे पास आंसर आएगा 14,400। तो मेरे पास आंसर आ रहा है इसका डी। यहाँ पर लिखा है कि री इशू के टाइम पर कितना डिस्काउंट दिया। बेटा जी मैंने 10 वाले शेयर को 7 रुपये में बेचा है, तो मैंने 4,800 शेयर बेचा बेटा जी 7 रुपये में बेचे हैं। तो री इशू के टाइम पर मुझे फॉर फीचर का लॉस कितना होगा 4,800 इंटू 3, और यहाँ पर शेयर कैपिटल में आ जाएगा 4,800 इंटू 10। तो लॉस कितना हुआ है बेटा जी, लॉस हुआ है 4,800 इंटू 3, तो इसका आंसर भी होगा डी। जी बेटा आइए अगर नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। 42 से 48 में हम लोगों को 5 क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने हैं। पूछा है कॉल्स इन एडवांस कहाँ आता है। बेटा जी अगर किसी शेयर होल्डर से हमें कॉल्स इन एडवांस का पैसा मिला है तो वो करंट लायबिलिटी के हेडिंग में आता है। डेट इक्विटी रेशियो बेटा जी सॉल्वेंसी रेशियो का पार्ट होता है, इसका आंसर है बी। डिबेंचर्स का अगर हम रिडम्पशन विद इन 12 मंथ करने जा रहे हैं, आफ्टर 12 मंथ करते हैं तो लॉन्ग टर्म बोरिंग्स में लिखते हैं, लेकिन अगर विद इन 12 मंथ अगर हम उसका रिडम्पशन करने जा रहे हैं तो वो शॉर्ट टर्म बोरिंग्स के अंदर आता है, इसका आंसर है ए। इनमें से कौन सा लिमिटेशन नहीं है बेटा, विंडो ड्रेसिंग, जहां पर हम अकाउंटिंग रिकॉर्ड को सिचुएशन के हिसाब से मैनिपुलेट करते हैं उसको विंडो ड्रेसिंग कहते हैं। प्राइस लेवल चेंजेस भी बेटा जी लिमिटेशन होता है। सब्जेक्टिविटी भी बेटा जी लिमिटेशन होती है। यहाँ पर हम ऑनर के पॉइंट ऑफ व्यू से बिजनेस के रिकॉर्ड्स को बनाते हैं, यानी जैसा हमारा बॉस कहता है हम वैसे अकाउंटिंग रिकॉर्ड बनाते हैं, ना कि एक्चुअल रिकॉर्ड्स हम बनाते हैं। तो इसका सही आंसर है बेटा जी डी। टीचर ने कहा है मैच द फॉलोइंग। बेटा जी जो पब्लिक डिपॉजिट होती है वो लॉन्ग टर्म बोरिंग्स में आती है, तो 1 का आंसर हो गया सी। ट्रेडमार्क इंटेंजिबल एसेट्स होती है तो 2 का आंसर हो गया डी। तो सी और डी आंसर होंगे, देख लेते हैं बेटा जी, इसका आंसर है ए। नेक्स्ट क्वेश्चन में दिया है टोटल डेट दिए 3,70,000। बेटा जी टोटल डेट इज इक्वल टू, याद रखिएगा, लॉन्ग टर्म डेट प्लस करंट लाइबिलिटी होता है। तो क्वेश्चन में टोटल डेट 3,70,000 के दिए हैं, लॉन्ग टर्म डेट बेटा जी 2 लाख के दिए, तो क्या मैं सी एल निकाल सकता हूँ। तो सी एल निकल कर आ जाएगा 3,70,000 का। बेटा जी क्वेश्चन में हमको वर्किंग कैपिटल दिया हुआ है जो कि होता है सी ए माइनस सी एल। अगर सी एल 1,70,000 आएगा ये बेटा,
यहाँ पर इसमें से घटाएंगे 170। वर्क, अगर करंट लाइबिलिटी 1,70,000 है, वर्किंग कैपिटल 1,80,000 है, तो सी ए कितना होगा? सी ए होगा बेटा जी 3,50,000 रुपीज़। तो इसका आंसर है बेटा जी ए, 3,50,000। जी बेटा, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। 48 नंबर, लिक्विड रेशियो जो है बिजनेस की लिक्विडिटी स्ट्रेंथ को रिवील्स करता है। जी बेटा, ये स्टेटमेंट बिल्कुल ठीक है। लिक्विड रेशियो एनालिसिस में लिक्विड एसेट्स, जी बेटा, और लिक्विड रेशियो एनालिसिस लिक्विड एसेट्स और लिक्विड लाइबिलिटीज ऑफ ए बिजनेस यूनिट इन ऑर्डर टू एसेस द एक्सटेंट ऑफ लिक्विडिटी। बेटा जी ये भी बिल्कुल सही है। लिक्विड रेशियो एनालिसिस में लिक्विड एसेट्स और लिक्विड लाइबिलिटीज, कुछ लोगों को लगता है कि यहाँ पे करंट लाइबिलिटीज आता है। बेटा जी लिक्विड लाइबिलिटीज भी फार्मूला होता है। तो लिक्विड एसेट्स और लिक्विड लाइबिलिटीज ऑफ ए बिजनेस इन ऑर्डर टू एसेस द एक्सटेंट ऑफ लिक्विडिटी, ये दोनों के दोनों स्टेटमेंट बेटा जी यहाँ पर ठीक हैं। और ये स्टेटमेंट जो है आर, ये इसकी करेक्ट एक्सप्लेनेशन है। इसका आंसर है बेटा जी ए। ये क्वेश्चन बेटा जी गूगल पर भी अवेलेबल है, अगर आप गूगल करेंगे तो इस क्वेश्चन का आंसर यही मिलेगा। 49 नंबर बेटा, शेयर कैपिटल दिया हुआ है 8 लाख रुपीज़ का, रिजर्व सरप्लस दिया है 4 लाख का, जनरल रिजर्व दिया है। जनरल रिजर्व रिजर्व सरप्लस का ही पार्ट होता है, उसके अंदर इंक्लूड होता है। टोटल एसेट्स दिए हैं बेटा जी, प्रॉपर्टी रेशियो निकालना है। बेटा जी आप जानते हैं प्रॉपर्टी रेशियो का फार्मूला क्या होता है? शेयर होल्डर फंड अपॉन टोटल एसेट्स। इसे आप परसेंटेज में भी निकाल सकते हैं और विदाउट परसेंटेज भी कैलकुलेट कर सकते हैं। टोटल एसेट्स बेटा जी 20 लाख रुपए की हैं। क्वेश्चन में शेयर होल्डर फंड में शेयर कैपिटल और रिजर्व सरप्लस ले रहा हूँ, जनरल रिजर्व को इंक्लूड नहीं करूँगा क्योंकि वो उसका पार्ट होता है। 12 लाख, अगर मैं इसको शॉर्ट करूँगा तो बेटा जी आंसर आएगा 0.6:1। 0.6:1 इसका आंसर है बेटा जी सी। जी बेटा, थोड़ा सा लाइटिंग इश्यू है क्योंकि लाइट चली गई है ना, तो लाइट जाने के बाद थोड़ा सा फोकस इधर उधर हो जाता है। चलिए आगे चलते हैं बेटा। यहाँ पर हमको एक केस स्टडी दिया है रेशियो वाले चैप्टर का, जिससे रिलेटेड 50, 51, 52 क्वेश्चन है। 50 नंबर के क्वेश्चन में लिक्विड रेशियो पूछा है, 51 में प्रॉपर्टी रेशियो पूछा है और 52 में इंटरेस्ट कवरेज रेशियो पूछा है। बेटा जी मेरे को क्वेश्चन में नेट रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन दिया है। नेट रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन बेटा जी 4 लाख रुपए का है। क्वेश्चन में ओपनिंग स्टॉक दिया हुआ है मुझको, जो कि 10,000 का है। क्लोजिंग स्टॉक ओपनिंग स्टॉक से 3,000 रुपये कम है, तो क्लोजिंग स्टॉक 3,000 रुपये कम है, तो इस मीन्स क्लोजिंग स्टॉक 7,000 रुपये। हमको क्रेडिट परचेज दी, हमको परचेजेस दी हुई है। जो परचेजेस है वो 80% है। इसका अगर मैं 80% निकालूं तो परचेजेस जो है वो 3,20,000 की हो जाएगी। क्वेश्चन में डायरेक्ट एक्सपेंसेस दिए हैं, जो भी चीज़ें दी हैं मैं लिख रहा हूँ अभी, तो मुझे समझ में नहीं आ रहा कि कैसे सॉल्व करूँगा क्वेश्चन। इन्फॉर्मेशन ढूंढेंगे अपने काम की। करंट एसेट्स दिए बेटा जी 1 लाख, और क्वेश्चन में प्रीपेड एक्सपेंसेस दिए हैं बेटा जी 3,000 रुपये के। डन। मुझको पेन थोड़ा सा लाइट लग रहा है तो मैं पेन को चेंज कर लेता हूँ। 3,000 हो गया, ये 1 लाख करंट एसेट्स हो गई। इसके अलावा मुझको करंट लायबिलिटी दी हुई है 60,000 रुपये की। 9% डिबेंचर्स दिए हैं बेटा जी मेरे को 4 लाख रुपए के। क्वेश्चन में मुझको लॉन्ग टर्म लोन दिया हुआ है जो कि 1,50,000 का है। इसके अलावा शेयर कैपिटल दिया हुआ है। जी बेटा, शेयर कैपिटल दिया हुआ है 8 लाख रुपए का, मैंने यहाँ पे लिख लिया। इसके अलावा प्रॉफिट एंड लॉस दिया हुआ है 2 लाख रुपए का, और मुझे सिक्योरिटी प्रीमियम दिया हुआ है बेटा जी 1 लाख का। अब देखिए बेटा जी, मुझे शेयर होल्डर फंड निकालना है, तो मेरा शेयर होल्डर फंड 9 लाख रुपीज़ का है। डन। क्वेश्चन में इसके अलावा इन दोनों को जोड़ दूँ तो लॉन्ग टर्म डेट आ जाएंगे। लॉन्ग टर्म डेट बेटा जी 5,50,000 रुपये के हैं, और ये मुझे करंट लायबिलिटी दी हुई हैं जो कि 60,000 रुपये की हैं। बेटा जी अगर मैं सारी लायबिलिटी को जोड़ दूँ तो बताओ क्या टोटल एसेट्स आ जाएंगी? सर हाँ जी, सारी लायबिलिटीज़ को जोड़ दीजिए क्योंकि लायबिलिटी एसेट्स इक्वल होती हैं। 9 और 5 14, 15,10,000 आ रहा है। डन बेटा जी। 8 और 2 10, 11 लाख है ये, तो 11 और 16 17,10,000 रुपये। अब याद रखिएगा ये 11 लाख है, 17,10,000 रुपये टोटल एसेट्स हो गए। क्वेश्चन में मेरे को स्टॉक दिया है, क्लोजिंग स्टॉक और प्रीपेड एक्सपेंस है। अगर मैं इसमें से क्लोजिंग स्टॉक और प्रीपेड एक्सपेंस घटा दूं बेटा जी तो लिक्विड एसेट्स आ जाएंगी। 1 लाख में से 7 और 3 10,000 घटा दूं तो 90,000 रुपये क्या आ जाएंगी?
लिक्विड एसेट्स आ जाएंगे। अब आप ये याद रखिएगा, क्वेश्चन में मुझे लिक्विड रेशो निकालना है, तो लिक्विड रेशो का फार्मूला क्या होता है सर? लिक्विड रेशो का फार्मूला होता है लिक्विड एसेट्स अपॉन करंट लायबिलिटी। बेटा जी लिक्विड एसेट्स है 90,000, करंट लायबिलिटी दी हुई है मेरे को 60,000 रुपये, तो आंसर आएगा 1.5:1। प्रॉपराइटरी रेशो निकालना है, तो फार्मूला क्या होता है प्रॉपराइटरी रेशो का सर? शेयर होल्डर फंड अपॉन टोटल एसेट्स। शेयर होल्डर फंड 11 लाख रुपीस का है और टोटल एसेट्स बेटा जी 17,10,000 की है। अगर मैं इसको इससे डिवाइड करूंगा तो 0.64:1 आएगा आंसर। इसके अलावा इंटरेस्ट कवरेज रेशियो निकालना है। इंटरेस्ट कवरेज रेशियो का फार्मूला होता है नेट प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट टैक्स अपॉन इंटरेस्ट। बेटा जी इंटरेस्ट किस पे निकलेगा? 4 लाख के डिवेंचर है 9% वाले, तो इंटरेस्ट हो जाएगा 36,000। याद रखिएगा बेटा 36,000। और प्रॉफिट एंड लॉस नहीं दिया, ना ही कोई निकालने का तरीका है, तो ये 2 लाख रुपए का जो P&L है इसको ले लेंगे हम। इसको इससे डिवाइड करते हैं तो 5.5 टाइम्स आएगा। इसका आंसर हो जाएगा बेटा जी ए। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं बेटा जी। इसने लिखा है कि कौन सा इनमें से नॉन करंट एसेट्स है? फिक्स्ड एसेट्स, लॉन्ग टर्म लोन्स एडवांस, नॉन करंट इन्वेस्टमेंट, तीनों नॉन करंट एसेट्स में आते हैं। इन्वेंट्री करंट एसेट्स में आता है। इसका आंसर है सी। इसने पूछा है कि इनमें से कौन सी ट्रांजैक्शन की वजह से करंट रेशियो इंक्रीज होगा। बेटा करंट रेशियो का फार्मूला क्या है? करंट एसेट्स अपॉन करंट लायबिलिटी। आंसर 2:1 है, तो मैंने करंट एसेट्स को आपको समझाने के लिए 2 लाख मान लिया और करंट लायबिलिटी 1 है तो मैंने 1 लाख मान लिया। डिवाइड करूंगा तो आंसर 2:1 ही आएगा। यहाँ पर अगर मैं क्रेडिटर को पेमेंट करूंगा तो बेटा जी मेरा करंट रेशियो इंप्रूव होगा। मैं एग्जाम्पल के तौर पर जनरल एंट्री समझाता हूँ। मान लो मैंने क्रेडिटर को 50,000 का पेमेंट दिया, तो एंट्री बनेगी क्रेडिटर टू कैश। 50,000 का पेमेंट किया क्रेडिटर को, तो बेटा जी अब मेरी जो नया करंट एसेट्स होगा वो कितना होगा? 50,000 का पेमेंट कर दिया तो नई करंट एसेट्स 1,50,000 होंगी। नई करंट लायबिलिटी 50,000 की पेमेंट कर दी तो कितनी हो जाएंगी? 50,000 बचेंगी। 1 लाख में से 50,000 की पेमेंट की तो बची 50,000। 2 लाख के कैश में से 50,000 का कैश पे कर दिया हमने तो बचेगा 1,50,000। आंसर आएगा 3:1। तो इसका आंसर है बेटा जी पेमेंट ऑफ करंट लायबिलिटी से करंट रेशियो इंक्रीज होता है। इसने पूछा है इनमें से कौन सा ग्रुप ऑफ रेशियोज जो है वो प्राइमरीली मेजर रिस्क, यानी किसी भी फर्म के रिस्क को मेजर करने के लिए कौन सा रेशियो होता है? बेटा जी लिक्विडिटी, सॉल्वेंसी और प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो किसी भी कंपनी के प्राइमरी रिस्क को मेजर करने के लिए यूज किया जाता है। तो बेटा जी ये था आज का वीडियो जिसमें मैंने आपको KL इंटरनेशनल पब्लिक स्कूल का पेपर सॉल्व करके दिखाया है। बेटा जी अगर आप चाहते हैं कि मैं आपके स्कूल का पेपर भी सॉल्व करके दिखाऊं तो आप मेरे को मेरे व्हाट्सएप नंबर पे अपने पेपर का PDF शेयर कर सकते हैं। डन। इसके अलावा अगर आपको अकाउंट्स के टॉपिक में कोई भी प्रॉब्लम आती है तो आप मेरे नंबर पे व्हाट्सएप कर सकते हैं। अगर आप रेगुलर बेसिस पे टेस्ट देना चाहते हैं, प्रैक्टिस पेपर देना चाहते हैं टर्म 1 के लिए, तो बेटा जी आप मेरे नंबर पे व्हाट्सएप करके मेरे व्हाट्सएप ग्रुप पे ऐड हो सकते हैं। मेरे टेलीग्राम के चैनल पे ऐड हो सकते हैं, CMA विशाल अरोरा, ये टेलीग्राम चैनल का लिंक है। आप यहाँ पर भी अपनी प्रॉब्लम शेयर कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आप डेली बेसिस पे MCQ की प्रैक्टिस करना चाहते हैं तो बेटा जी आप डेली रात को मैं 10 बजे यूट्यूब पर क्लास लेता हूँ, आप उस क्लास के साथ भी ज्वाइन हो सकते हैं। आपको कोई भी डाउट हो आप मेरे नंबर पे विदाउट एनी हेजिटेशन प्रॉब्लम पूछ सकते हैं बेटा जी। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और अगर सच में ये वीडियो यूज़फुल है तो इसे और फ्रेंड्स के साथ भी शेयर करिएगा सो दैट कि सबकी बोर्ड एग्जाम्स के लिए अच्छे लेवल की प्रिपरेशन हो जाए। अगर बेटा आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज सब्सक्राइब द चैनल और इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स के साथ ज्यादा से ज्यादा शेयर करें।